स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है पावर शेयरिंग। और इस पावर शेयरिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को हम ठीक से समझेंगे। हमने इसका यहाँ नोट्स बनाया है और नोट्स को हमने एक्सप्लेन किया है। जो भी मेन पॉइंट्स हैं इस पूरे चैप्टर के हमने उसको यहाँ शामिल किया अपने नोट्स में। और जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस छिपे हुए हैं उस पूरे पोर्शन को हमने हाईलाइटेड किया हुआ है। तो यदि आप ये वीडियो ध्यान से देखें तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन ये इजीली तैयार हो जाएगा। और साथ ही साथ जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन किया हुआ है। तो जो अंडरलाइन पॉइंट्स हैं वो आप ध्यान से समझें। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक नोट्स का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद से आप इस योग्य जरूर हो जाएंगे कि इस टॉपिक से आने वाले सभी क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकें और इस चैप्टर के संबंध में आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और यदि पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने वैल्यूएबल सजेशंस को कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें ताकि मैं आपकी राय को जान सकूं और आपकी राय पे काम कर सकूं। और एक बात और, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इन प्रीवियस क्लास यानी कि क्लास 9th में वी नोटेड, हमने ध्यान दिया, हमने देखा दैट इन ए डेमोक्रेसी, हमने क्या देखा कि इन ए डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ द स्टेट। हमने ये देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, लोकतांत्रिक सरकार में सारी शक्तियां सरकार के किसी एक अंग के पास नहीं होती, राज्य के किसी एक अंग के पास नहीं होती। एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy। एक बहुत ही इंटेलिजेंट, एक कुशल पावर की शेयरिंग लेजिस्लेचर में, एक्सिक्यूटिव में और जुडिशरी में बहुत ही आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? एक लोकतांत्रिक सरकार के डिजाइन के लिए। अर्थात एक लोकतांत्रिक सरकार की डिजाइन के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन और कुशल विभाजन अत्यंत ही आवश्यक है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। इस चैप्टर में पावर शेयरिंग का जो आइडिया है, इसका जो विचार है, इसको एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में, पूरी व्याख्या के साथ, विद द हेल्प ऑफ द 2 स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। और यह पावर शेयरिंग का आइडिया जो एक्सप्लेन किया गया है, इसके लिए 2 स्टोरीज दिए गए हैं। एक स्टोरी है बेल्जियम की और दूसरी स्टोरी है श्रीलंका की। आफ्टर रीडिंग दीज स्टोरीज वी विल बी एबल टू नो द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी एंड वी विल लर्न द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इन 2 स्टोरीज को पढ़ने के बाद हम इस योग्य बन जाएंगे कि हम जान सकें कि आखिर पावर शेयरिंग की जरूरत क्या है, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है एक डेमोक्रेसी में। और हम लोग ये भी जान जाएंगे कि पावर शेयरिंग के अलग अलग फॉर्म कौन कौन से हैं, पावर शेयरिंग के अलग अलग रूप कौन से हैं। तो इस पूरे पैरा का निचोड़, इसकी समरी ये है कि हमने 9th में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में सारे पावर एक ऑर्गन के पास नहीं होते, बल्कि एक इंटेलिजेंट जो पावर शेयरिंग है जो कि लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी के बीच होनी चाहिए, ये अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है एक डेमोक्रेटिक डिजाइन के लिए। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के स्टोरी को पढ़ करके और उसके आगे इसके जो रिजल्ट्स थे उस पर चर्चा करके हम ये जान सकेंगे कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में क्यों आवश्यक है, उसकी जरूरत क्या है और पावर शेयरिंग के अलग अलग से रूप कौन कौन से हैं। आगे दिया है बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे बेल्जियम की। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम
यूरोप में एक छोटा सा देश है, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। यह हरियाणा की तुलना में भी छोटा स्टेट है। इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है, वह हरियाणा से भी कम है। इट हैज़ बॉर्डर्स विद नीदरलैंड्स, फ्रांस एंड जर्मनी। इसका जो बॉर्डर है, इसकी जो सीमाएं हैं, वो नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी के साथ शेयर होती हैं, सटी हुई हैं। साथ ही लग्जमबर्ग का भी नाम इसमें आता है। इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़। यहाँ की जो कुल आबादी है वो बहुत कम है, करीब करीब 1 करोड़ की आबादी है। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। करीब करीब हरियाणा के पॉपुलेशन की आधी आबादी है। तो याद रखें कि बेल्जियम यूरोप में एक छोटा सा देश है जो कि एरिया में हरियाणा से भी छोटा है, और इसकी आबादी हरियाणा की आबादी के आधी है, करीब 1 करोड़। और यह नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, उससे इसके बॉर्डर सटे हुए हैं। और साथ ही साथ लग्जमबर्ग का नाम भी इसमें शामिल होता है इसके बॉर्डर के रूप में। आगे दूसरा पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 1 वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ध्यान से सुने। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, जो देश की कुल पॉपुलेशन है उसका 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। उसके 59% लोग रहते हैं फ्लेमिश रीजन में एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज, और डच भाषा बोलते हैं। Another 40% people live in the Wallonia region and speak French। दूसरे जो 40% लोग हैं वो रहते हैं वेलोनिया रीजन में और ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। अर्थात यहाँ 2 रीजन का नाम आ रहा है, एक फ्लेमिश रीजन और दूसरा वेलोनिया रीजन। तो फ्लेमिश रीजन में 59% लोग रहते हैं जो डच बोलते हैं, और वेलोनिया रीजन में 40% लोग रहते हैं जो इस फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं। Remaining 1% of the Belgians speak German। Point number 3, in the capital city Brussels, यहाँ का जो शहर है, जो राजधानी क्षेत्र है, जो है कैपिटल है जिसका नाम ब्रसेल्स है, 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। ब्रसेल्स में 80% लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं, while 20% आर डच स्पीकिंग, और 20% लोग ऐसे हैं जो डच लैंग्वेज को बोलते हैं। तो आप जरा यहाँ ध्यान दें कि पूरे बेल्जियम की अगर बात की जाए तो पूरे बेल्जियम में सबसे अधिक डच स्पीकर हैं। कंट्री साइड मिला करके पूरा एरिया अगर कवर करके बात की जाए तो पूरे बेल्जियम में 59% लोग ऐसे हैं जो डच बोलते हैं। लेकिन अगर बात केवल ब्रुसेल्स की जाए तो ब्रुसेल्स में 20% लोग ही ऐसे हैं जो डच लैंग्वेज को बोलते हैं। अब इसका दूसरा देखते हैं पहलू कि पूरे देश की अगर बात करें तो पूरे देश में 40% ही लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं और वेलोनिया रीजन रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए केवल कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की तो यहाँ 80% लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिच एंड पावरफुल। जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं, जो केवल 40% कुल आबादी के हैं, जो रहते हैं वेलोनिया रीजन में, जो फ्रेंच बोलते हैं, ये माइनॉरिटी फ्रेंच कम्युनिटी जो है यह अधिक रिच है एज कंपेयर टू द डच स्पीकर्स। तो डच स्पीकर की तुलना में ये अधिक समृद्ध हैं और अधिक पावरफुल हैं। सो दे गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसलिए उन लोगों ने, क्योंकि वो रिच थे, वो पावरफुल थे, तो उन लोगों ने देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, देश के आर्थिक विकास का लाभ सबसे पहले लिया। एंड एजुकेशन, तो जो देश का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ या देश में एजुकेशन के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुई उसका लाभ फ्रेंच स्पीकर्स को अधिक मिला। दिस क्रिएटेड टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। और इस वजह से डच स्पीकर के बीच और फ्रेंच स्पीकर के बीच एक तनाव का माहौल क्रिएट हो गया 1950s और 1960s के बीच में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है एथनिक। एथनिक की मीनिंग क्या होती है? एथनिक मीन्स ए सोशल डिवीजन। एथनिक अर्थात जातीय का अर्थ होता है एक सामाजिक विभाजन।
कैसा? बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर एंड कॉमन डिसेंट, जो कि एक साझी संस्कृति पर आधारित हो। पीपल बिलोंगिंग टू एन एथनिक ग्रुप, जो लोग एक ही जातीय समूह से बिलोंग करते हैं, नीड नॉट हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी, उनके लिए जरूरी नहीं है कि उन सभी का धर्म एक हो और सभी की राष्ट्रीयता भी एक हो। एक ही एथनिक ग्रुप से बिलोंग करने के बावजूद भी उनके धर्म और उनकी राष्ट्रीयता अलग अलग हो सकती है। आइए अब चर्चा करें श्रीलंका की। अभी तक हमने बेल्जियम के बारे में जाना। श्रीलंका इज एन आइसलैंड नेशन, श्रीलंका एक आइसलैंड नेशन है। यह एक द्वीपीय देश है जो कि समुद्र से घिरा हुआ है। जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, यह तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल, यहाँ की जो कुल पॉपुलेशन है वो करीब करीब 2 करोड़ के आसपास है। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, जो कि हरियाणा के जनसंख्या के करीब करीब बराबर है। दूसरा पॉइंट कहता है द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स 74%। यहाँ जो सबसे बड़ा सामाजिक समुदाय था वो कौन सा था? सिन्हाला स्पीकर्स का। आपने अभी देखा बेल्जियम के मामले में कि बेल्जियम में डच और फ्रेंच मुख्य रूप से 2 स्पीकिंग कम्युनिटीज थी। यहाँ श्रीलंका की जो बात की जाए तो श्रीलंका में जो सबसे बड़ा एक सोशल ग्रुप है वो है सिन्हाला स्पीकर्स का, जो सिंहली भाषा बोलते हैं, जिनकी संख्या 74% है। एंड द तमिल स्पीकर्स 18%। और जो दूसरा एक स्पीकिंग कम्युनिटी है उसका नाम है तमिल स्पीकर, जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं, इनकी जनसंख्या है 18%। तो मुख्य रूप से यहाँ 2 भाषा समूह हुए। एक वे लोग जो सिन्हाला भाषा को बोलते हैं, जो सिंहली भाषा को बोलते हैं, जिनकी आबादी 74% है, और एक वह ग्रुप जो तमिल लैंग्वेज को बोलते हैं और इनकी आबादी 18% है। एमॉन्ग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स, तमिल लोगों में भी 2 सब ग्रुप हैं। तमिल लोगों के ग्रुप को भी 2 भागों में बांटा गया है। द नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स 13%। वैसे तमिल लोग जो देश के मूल निवासी हैं, जो श्रीलंका के मूल रूप से रहने वाले हैं, उनको कहा गया श्रीलंकन तमिल, और इनकी पॉपुलेशन है 13%। The rest whose forefathers came from India as plantation workers, और दूसरे वे लोग हैं जिनके पूर्वज भारत से प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में, बगानों में काम करने वाले मजदूरों के रूप में लाए गए थे ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, औपनिवेशिक शासन के दौरान, जिनको भारत से ले जाया गया बगानों में काम करने के लिए। दे आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स, उनको इंडियन तमिल्स कहा जाता है। तो आपने समझा इस पूरे लाइन में कि श्रीलंका में 2 मेजर स्पीकिंग ग्रुप हैं। लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप पहला है सिन्हाला स्पीकर्स, जिनकी पॉपुलेशन है 74%, और दूसरा मेजर ग्रुप है तमिल स्पीकर्स, जिनकी पॉपुलेशन 18%। तमिल स्पीकर्स के बीच में 2 कैटेगरीज हैं। एक वे तमिल स्पीकर जिनके फोरफादर्स श्रीलंका में ही रहे, जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं, जो कहीं बाहर से नहीं आए, श्रीलंका के मुख्य रूप से रहने वाले वो लोग हैं। इनको कहा गया श्रीलंकन तमिल्स, जो कि 13% हैं। और जो बाकी बचते हैं वैसे तमिल लोग हैं जिनके पूर्वजों को भारत से ले जाया गया था बगानों में काम करने के लिए, जिनको कहा जाता है इंडियन तमिल्स। पॉइंट नंबर 3, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपुल्स आर बौद्धिस्ट। अधिकांश सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स, जबकि अधिकांश जो तमिल्स हैं वो या तो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। तो सिन्हाला स्पीकर में मैक्सिमम संख्या बुद्धिस्ट लोगों की है जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, और तमिल स्पीकर में हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों हैं। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, और करीब करीब 7% लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियन हैं, और ये तमिल और सिन्हाला दोनों ग्रुप में शामिल हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको आप। मेजोरिटेरियनिज्म
इन श्रीलंका, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म? आप इसको ध्यान से समझें। ए बिलीफ, एक विश्वास, एक मान्यता। कैसा विश्वास, कैसी मान्यता? दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल, यह विश्वास, यह मान्यता कि मेजोरिटी कम्युनिटी, वैसे समुदाय के लोग जिनकी संख्या अधिक है, वो इस योग्य होने चाहिए। शुड बी एबल, किसके होने चाहिए? टू रूल ए कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स, वो इस योग्य होने चाहिए कि वो देश पर शासन उस ढंग से कर सकें जिस ढंग को वो चाहते हैं। अर्थात बहुसंख्यकवाद या मेजोरिटेरियनिज्म एक ऐसा बिलीफ है जिसमें यह मान्यता होती है, यह माना जाता है कि देश में वे लोग जिनकी संख्या अधिक है वो अपनी मर्जी के अनुसार शासन कर सकते हैं, जिस तरह से वो चाहें। वो इस योग्य होने चाहिए कि वो देश पे शासन करें। बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी इज मेजोरिटेरियनिज्म। बाय डिसरिगार्डिंग, वो रिगार्ड ना करें माइनॉरिटी कम्युनिटीज के विशेष का और उनकी नीड्स का। मतलब मेजोरिटी कम्युनिटी के लोग अपने मनमाने ढंग से शासन करें और माइनॉरिटी वाले लोगों का, वैसे लोगों का जो लोग संख्या में कम हैं, उनकी विशेष और उनकी नीड्स का ख्याल ना करें। इस व्यवस्था को बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म, अर्थात बहुसंख्यकवाद। चलिए शुरू करते हैं श्रीलंका का पहला पॉइंट। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में सामने आया। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिंहाला सुपरमेसी। एक वैसी सरकार जिसका इलेक्शन हुआ था डेमोक्रेटिकली, जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार थी, उस सरकार ने भी ऐसे पॉलिसीज को, ऐसे मेजर्स को एडॉप्ट किया और एक मेजर्स ने इसकी सीरीज को, इसने ऐसे कई स्टेप उठाए जिससे कि श्रीलंका में सिंहाला लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की सुपरमेसी स्थापित हो जाए, श्रीलंका में सिंहाला स्पीकर का डोमिनेशन बढ़ जाए। इसके लिए उन्होंने कई ऐसे स्टेप उठाए जो पूरी तरह से मेजोरिटेरियनिज्म पर आधारित थे। आइए देखते हैं वो कौन कौन से स्टेप थे। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच मेजर्स वर अडॉप्टेड बाय सिंहाला और श्रीलंकन गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश सिंहाला सुपरमेसी। तो आप याद रखें, आगे जो पॉइंट्स हमने दिए हैं, 3 पॉइंट्स, आप ध्यान से समझे उसको। ये वही स्टेप थे जो स्टेप सिंहाला गवर्नमेंट ने या श्रीलंका की गवर्नमेंट में उठाए ताकि सिंहाला लोगों की सुपरमेसी स्थापित हो सके। तो पहला स्टेप क्या था? इन 1956 1956 में एन एक्ट वाज पास्ड टू मेक सिंहाला द ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में 1956 में एक एक्ट पास किया गया और सिंहाला लैंग्वेज को देश का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। तो आप याद रखेंगे कि सिंहाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनाया गया? तो वो ईयर था 1956 का। सेकेंड स्टेप क्या था? द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फेवरिंग सिंहाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। जो सरकार थी उसने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को एडॉप्ट किया जिसमें प्रेफरेंस दिया गया सिंहाला एप्लीकेंट्स को, वैसे एप्लीकेंट्स को जो सिंहाला स्पीकिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। उन्होंने ऐसी पॉलिसीज को एडॉप्ट किया जिससे कि यूनिवर्सिटीज में और गवर्नमेंट जॉब्स में सिंहाला एप्लीकेंट्स को अधिक अवसर मिले, सिंहाला एप्लीकेंट्स को अधिक प्राथमिकता दी जाए। तो इस तरह का उन्होंने पॉलिसी फॉलो किया जो कि पॉलिसी थी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, जिसको श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एडॉप्ट किया। तीसरा स्टेप क्या था? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर स्टेट प्रोटेक्शन एंड फॉस्टरिंग ऑफ बुद्धिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध धर्म को संरक्षण देगी और बौद्ध धर्म के विकास के लिए काम भी करेगी। तो ये सारे ऐसे स्टेप्स थे जिसके द्वारा केवल और केवल सिंहाला लैंग्वेज बोलने वालों को ही फायदा होने वाला था
बाकी लोगों के इंटरेस्ट को, बाकी लोगों की विशेष को, बाकी लोगों के नीड्स को इग्नोर कर दिया गया था इसमें। तो यह पूरी तरह से मेजोरिटेरियनिज्म बेस्ड पर आधारित गवर्नमेंट थी। अगला पॉइंट है, these measures taken by the government gradually increased the feeling of alienation among the श्रीलंकन तमिल्स। यह जो मेजर्स लगातार श्रीलंका की गवर्नमेंट ने उठाए, जो कदम श्रीलंका की सरकार ने उठाए, उससे धीरे धीरे इंक्रीज हुई एलिनेशन की फीलिंग्स, एक ऐसी फीलिंग्स जिसकी वजह से लोग अपने को बेगाने समझने लगे। जो श्रीलंकन तमिल थे वो अपने आप को एलियनेटेड समझने लगे, वो अपने आप को लगे समझने कि इस देश से उनका कोई संबंध नहीं है, ऐसा सरकार उनके साथ व्यवहार कर रही है। श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। जो श्रीलंका के तमिल थे उन्होंने यह महसूस किया कि श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन और श्रीलंका की गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी है जिसके कारण उन श्रीलंकन तमिल लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं दी जा रही है, उन्हें समान राजनीतिक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इन गेटिंग जॉब्स, उनके साथ भेदभाव किस काम में होता है? नौकरियां पाने में। एंड अदर अपॉर्चुनिटीज, और दूसरे अवसरों को पाने में उन श्रीलंकन तमिल्स के साथ सिन्हाला गवर्नमेंट भेदभाव कर रही है। एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, और सिन्हाला गवर्नमेंट तमिल लोगों के इंटरेस्ट को इग्नोर कर रही है। तो ये सारी बातें उनके मन में थी, जिसकी वजह से श्रीलंका के तमिल लोगों में एक एलिनेशन का भाव उत्पन्न हो गया। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि श्रीलंकन तमिल्स लोगों ने अपने आप को क्यों फील किया एलिनेटेड। तो आपका आंसर होगा, जो मैंने बताया आपको भी, कि उनको ये लगा कि श्रीलंका की जो कॉन्स्टिट्यूशन है और श्रीलंका की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसके द्वारा श्रीलंकन तमिल लोगों के पॉलिटिकल राइट्स को, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को डिनाई किया जा रहा है। उनके साथ नौकरियों को पाने में और दूसरे अवसरों को अवेल करने में भेदभाव हो रहा है और उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है। इन सारी बातों को देखकर दे फेल्ट देमसेल्व्स एलिनेटेड। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में आगे है, ड्यू टू दिस, इसके कारण द रिलेशनशिप बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। इसकी वजह से सिन्हाला और तमिल लोगों के बीच का आपसी जो रिश्ता है वो समय के साथ साथ और बिगड़ता ही चला गया। नंबर सेकेंड पॉइंट है, द श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट, श्रीलंका के तमिल लोगों ने महसूस किया कि नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स, जिसके नेता बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स थे, वेर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज, ऐसी कोई भी पार्टी नहीं थी जो इन तमिल लोगों के लैंग्वेज और कल्चर के प्रति सेंसिटिव हो, संवेदनशील हो, उनके बारे में सोचती हो। एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, और जो सरकार की पॉलिसीज थी उन पॉलिसीज ने इन श्रीलंकन तमिल लोगों के इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को डिनाई किया था। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एवरी फील्ड। तो श्रीलंका के जो तमिल लोग थे उन्होंने पार्टीज बनाई और अपने संघर्ष को शुरू किया। संघर्ष किस बात के लिए किया गया? संघर्ष उन्होंने किया तमिल भाषा के रिकॉग्निशन के लिए, उसके पहचान के लिए और रीजनल ऑटोनॉमी के लिए, क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए, एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और अवसर की समानता के लिए। हर फील्ड में वो अवसर की समानता चाहते थे। वो चाहते थे रीजनल ऑटोनॉमी हो, अर्थात जिस क्षेत्र में उनकी जनसंख्या अधिक है तमिल लोगों की, उन क्षेत्रों में तमिल लोगों को रीजनल ऑटोनॉमी, क्षेत्रीय या स्थानीय स्वायत्तता प्रदान की जाए, और वो ये भी चाहते थे कि तमिल लैंग्वेज को भी रिकॉग्नाइज किया जाए। देयरफॉर
The measures adopted by the government to establish Sinhala supremacy led to civil war. और यही कारण था कि जब सिन्हाला गवर्नमेंट ने सिन्हाला सुपरमेसी को स्टेब्लिश करने के लिए सिन्हाला लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटीज को और पावरफुल बनाने के लिए जब अनेक कदम उठाए तो इसका परिणाम हुआ सिविल वार अर्थात गृह युद्ध। अब बात करें एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में कैसे एकोमोडेट किया गया, कैसे सामंजस्य बिठाया गया, इसकी बात करेंगे। पहला पॉइंट है द बेल्जियन लीडर्स टुक ए डिफरेंट पाथ। बेल्जियन नेताओं ने एक अलग तरीका अख्तियार किया, एक अलग रास्ता अपनाया। दे रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। उन लोगों ने क्षेत्रीय विभिन्नताओं को और सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार किया। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज का एग्जिस्टेंस है और इस एग्जिस्टेंस के साथ वो जीने के लिए तैयार थी। बिटवीन 1970 एंड 1993, 1970 से 1993 के बीच दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। उन लोगों ने अपने संविधान को 4 बार अमेंड किया, सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट, ताकि वो एक ऐसी व्यवस्था बना सकें दैट वुड इनेबल एवरीवन, जो सब लोगों को इस योग्य बना सके टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, कि सभी लोग एक देश में एक साथ मिलजुल कर रह सकें। तो इसके लिए इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, 1970 से लेकर 1993 के बीच में। द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल आर। आइए देखते हैं कि बेल्जियन मॉडल के मुख्य एलिमेंट्स कौन कौन से थे, इसकी मुख्य विशेषता कौन कौन सी थी। ये आप बिल्कुल ध्यान से समझें, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इस पूरे पैरा को आप ध्यान से समझें। पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ साफ लिख दिया गया कि जो देश की सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उस गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की संख्या बराबर होगी। अर्थात जितनी संख्या डच मंत्रियों की होगी उतनी ही संख्या फ्रेंच मंत्रियों की भी होगी। नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजंस अनइलिटरली। कोई भी एक कम्युनिटी कोई भी निर्णय मनमाने ढंग से नहीं कर सकती थी। उसको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय करने के पहले दूसरे कम्युनिटी का अप्रूवल आवश्यक था। दूसरा पॉइंट है द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तय किया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं होगी, उसके अंडर में नहीं होगी, उसकी मातहत नहीं होगी। ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जब चाहे डिसॉल्व ना कर दे। इसको रोकने के लिए किया गया था। नंबर 3, ब्रुसेल्स। जो ब्रुसेल्स था द कैपिटल जो की राजधानी थी बेल्जियम की, हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट वेयर बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इस ब्रुसेल्स में एक बनी सेपरेट गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट में दोनों कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या समान होने वाली थी। इस ब्रुसेल्स के गवर्नमेंट में जो सेपरेट गवर्नमेंट थी, इस गवर्नमेंट में दोनों ही कम्युनिटीज के जो मेंबर्स होने वाले थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होने वाले थे, उनकी संख्या बराबर होने वाली थी। चौथा पॉइंट है ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। एक तीसरे तरह की सरकार और बनी। अभी आपने पढ़ा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेपरेट गवर्नमेंट। एक और बनी गवर्नमेंट जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट, सामुदायिक सरकार। इज इलेक्टेड बाय पीपुल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। और यह जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वह एक ही भाषा समूह के लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनने वाली थी। अर्थात अगर डच स्पीकिंग कम्युनिटी की बनती है गवर्नमेंट तो उसमें केवल जो डच लोग हैं, चाहे वो देश के किसी भाग में रहते हों, वो उसमें वोटिंग करेंगे, उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर बात की जाए फ्रेंच लोगों की तो वो भी अपने लिए एक अलग बनाएंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं। डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लिव। आपसे मैंने अभी कहा कि चाहे वो डच हो या फ्रेंच हो या जर्मन हो, देश के किसी कोने में रहते हों, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में
पार्टिसिपेट कर सकती थी। दिस गवर्नमेंट कैन डिसाइड ऑन कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज। इस सरकार को क्या करना था? ये सरकार फैसले कर सकती थी सांस्कृतिक मुद्दों से संबंधित मामलों में, शैक्षिक मामलों में और भाषा से संबंधित जो मुद्दे थे, इन मामलों में यह कम्युनिटी गवर्नमेंट निर्णय कर सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर। जब यूरोप के कई देश एक साथ एकजुट होकर के बनाना चाहे यूरोपियन यूनियन को, ब्रुसेल्स वाज चोजन एज इट्स हेडक्वार्टर्स। तब यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर के रूप में ब्रुसेल्स को ही चूज किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो बेल्जियम था उसका जो इनोवेटिव आइडिया था, तो इस इनोवेटिव आइडिया को देखते हुए यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर के रूप में चूज किया गया। अगला पॉइंट है, व्हाट हैव वी लर्नड फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। अभी आपने बेल्जियम और श्रीलंका के स्टोरीज को समझा, आइए देखते हैं कि हमने इससे क्या सीखा। पहला पॉइंट है, बोथ कंट्रीज आर डेमोक्रेसीज। बेल्जियम की सरकार में डेमोक्रेटिक थी और श्रीलंका की गवर्नमेंट में डेमोक्रेटिक थी, बट दे डील डिफरेंटली विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग। लेकिन उन दोनों सरकारों ने पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को अलग अलग ढंग से डील किया। क्या हुआ बेल्जियम में, देखते हैं। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रेस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स। जो बेल्जियम के नेता थे उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया, रियलाइज किया कि देश की एकता तभी संभव है जब हम लोग देश में रहने वाले अलग अलग समुदायों और क्षेत्रों के लोगों के फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करें और उनके इंटरेस्ट का, उनके हितों का भी सम्मान करें। इसका अर्थ यह हुआ कि वो चाहते थे कि जितने भी कम्युनिटीज के लोग देश में हैं सबका कल्याण हो, सबकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। दिस रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर। और इसका परिणाम यह हुआ कि आपसी रजामंदी से दोनों ने पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट एक बहुत ही अच्छे ढंग से कर लिया। अब देखते हैं श्रीलंका में क्या होता है। श्रीलंका दिखाता है दैट कि इफ ए मेजोरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स। श्रीलंका दिखाता है कि अगर मेजोरिटी कम्युनिटी, अगर बहुसंख्यक वर्ग के लोग दूसरों पर अपना डोमिनेंस दिखाने का प्रयास करें या अपना प्रभाव जमाने के लिए जो आजमाइश करें, जबरदस्ती करें, एंड रिफ्यूज टू शेयर पावर, और पावर को शेयर करने से इनकार कर दें, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो इससे देश की जो एकता है वो खतरे में आ जाएगी। तो हमने देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका में अलग अलग ढंग से डील किया गया पावर शेयरिंग के मुद्दे को। बेल्जियम के नेताओं ने सभी कम्युनिटीज और रीजन्स के एग्जिस्टेंस को समझा, हर समुदाय के लोगों का सम्मान किया और ऐसी व्यवस्था की जिससे सभी लोग एक साथ मिलजुल कर एक देश में रह सकें। जबकि श्रीलंका में जो वहाँ के नेता थे, इन नेताओं ने यह प्रयास किया कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी सिंहाला ग्रुप की है, इसका प्रभाव माइनॉरिटी कम्युनिटी पर यानी तमिल लोगों पर हावी हो जाए, ये सिंहाला कम्युनिटीज के लोग ही नौकरियों में आए, इन्हीं को देश के विकास का फायदा हो। तो इसका परिणाम यह हुआ कि श्रीलंका में सिविल वार शुरू हो गए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें जरूर भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।